Namaskar viewers. Today's topic is section C of class 12th English paper. We have already solved the section A and B in first part. Section A is reading section, section B is writing section. Now it's number of section C. And in section C there are two textbooks included in it. Literature number 1 Flamingo textbook, poem in poetry and prose included in it, and the second book is supplementary reading named विस्तास. तो पहला हमने फर्स्ट पार्ट में रीडिंग और राइटिंग वाला सेक्शन हल किया. सेक्शन सी में हम लिटरेचर का पार्ट सेक्शन करेंगे. दो किताबें हैं इसमें, एक है फ्लेमिंगो और दूसरा है विस्तास. विस्तास जो है सप्लीमेंट्री रीडिंग है, रीडर है आपका, और दूसरा जो है फ्लेमिंगो में आप देखा होगा पोइट्री वाला सेक्शन भी प्रोज के साथ इंक्लूडेड रहता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस स्टार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे, इसमें साफ लिखा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिटरेचर का जो फ्लेमिंगो का पहला पार्ट है उसमें पोएम, आपकी पोएम्स आएंगी, दो पोएम आएंगी, दो स्टेंजा आएंगे आपके पोएम के, और दोनों में से आपको एक करना है. तो एक करना है, आपके पास चॉइस होगी, दोनों में से एक करें. तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आता है आपका 6 नंबर का. यानी इस स्टेंजा पर आधारित, बेस्ड ऑन दिस स्टेंजा, तो 6 क्वेश्चंस ऑन इट. ठीक हो गया. इसी पर 6 क्वेश्चन से इस पर आधारित होंगे और हर एक नंबर का होगा. ये ध्यान दीजिए, ये आपका पोएम है. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम ओवर डार्क स्पीड सच द सन द मून द ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए स्टेडी बोन. तो फॉर सिंपल ये आपका जो है ये वाला पार्ट जो है, यानी ये आपका किससे आया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से. ठीक हो गया. तो उससे आया, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है. तो इसके क्वेश्चनों को हम सीधे देखते हैं, तो 1 बाय 1 हल करते हैं. जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने इनके ठीक आगे इसके जो है ओवल में बना रखे हैं, तो इनके मार्क्स लिख दिए हैं, यानी हर क्वेश्चंस जो है 1 नंबर का है इसमें. ठीक हो गया. तो 6 नंबर का आपका ये आएगा, दोनों में से आपके पास चॉइस होगी एक करने के लिए. तो देखें हम जैसे इसमें इसको हल करते हैं. पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, यानी द वर्ड बून मीन्स, यानी वर्ड जो बून है उसका अर्थ क्या होता है. तो इसमें वर्ड बून का अर्थ होता है यानी कर्स, हिंड्रेंस, ब्लेसिंग, मिसफॉर्चून. तो यू हैव सेलेक्ट वन ऑप्शन आउट ऑफ 4. तो चारों में से आपने एक सेलेक्ट करना है. इसमें ब्लेसिंग आ जाएगा. ठीक है, इसका आंसर ब्लेसिंग हो जाएगा. और ये हमने नीचे बना भी रखे हैं. ठीक हो गया. तो ब्लेसिंग आपका ए वाला. तो आप आंसर जब लिखेंगे तो ठीक ऊपर आंसर लिखेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. ऑप्शन 1 कर रहे हैं आप, तो ऑप्शन 1 का लिखेंगे. ये जरूर जिक्र कर दीजिए आप. ठीक हो गया. और ये ऑप्शन 1 कर दीजिए. नहीं तो आप ऐसा करें, तो इसमें एक चीज़ ये भी कर सकते हैं आप, या ये भी कर सकते हैं साथ में यस. जैसे इसमें यस आया है तो स्टार्टिंग लाइन आपकी यस होगी. ठीक हो गया. ये वाली लाइन आपकी यस वाली होगी. तो यस, इसको स्टार्ट करके लास्ट में सिप आया है, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं इसके नीचे से. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे तो यस, इसको इस तरह से ले जाइए और लास्ट में आप सिप इस तरह भी कर सकते हैं. ठीक हो गया. तो ये वाला आपका, इससे क्लियर हो जाएगा कि आप कौन सी जो पोएम है उसके स्टेंजा को कर रहे हैं. ठीक हो गया. तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इसमें था, पाल इन द गिवन स्टेंजा इच. तो ब्लेसिंग का हमने पढ़ा. ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, लेकिन यहाँ वरदान से मतलब, बोन का मतलब जो आशीर्वाद के रूप में एक वरदान दिया जाता है, तो वो उसके लिए आया है. और सेकंड पार्ट है पाल इन द गिवन स्टेंजा इच, यानी इस स्टेंजा में पाल क्या है. तो ये आपके ग्रामर के लिए है, बेसिक ग्रामर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी वर्ब है या नाउन है या प्रीपोजिशन है या इंटरजेक्शन है. तो सीधी सी बात है, पाल मीन्स अंधेरे से मतलब है डार्कनेस, तो इसका मतलब सीधे ये नाउन है. ठीक हो गया. तो ये क्लियर हो गया आपका. सेकंड वाला क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया. अब उसके बाद थर्ड वाला सेक्शन जो है हमारा, थर्ड वाला पढ़ते हैं, पिक आउट द राइमिंग वर्ड इन द गिवन स्टेंजा. इसमें आप राइमिंग वर्ड जो राइम बनाते हैं, तुकबंदी बनाते हैं, उन वर्ड्स को आपने यहाँ पर लिखना है. ठीक है. तो इसमें आप लिखेंगे पाल. ये पाल है, जैसे ये यहाँ पर, हाँ
ये चार चार आपके आ जाएंगे। और अगर आप इसको न भी लिखें तो नीचे वाले आप लिख सकते हैं पाल। चलो यहाँ से नहीं मिल रहा आपका, तो आप इसमें जैसे ये मून है, मून आपका बून से मिला। मून किससे मिला? बून से मिला। और यहाँ पर जो है मून बून से मिला। और शिप और कीप, कीप आपका ये शिप है और दूसरा कीप, कीप इसमें आया नहीं है तो कीप, हाँ, स्पाइट ऑफ ऑल सम शिप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स विद अ पाल स्प्राउटिंग सडी बून फ्रॉम सिंपल शिप। तो आपका ये चीज़ें जो हैं, ये शिप हो गया, पाल, जैसे आल ऑल हो गया तो पाल हो गया, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को लिखना है आपने, ठीक है। आल, पाल, बून, मून, ठीक हो गया। ये चीज़ें हैं आपने यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर मैं ठीक कर देता हूँ, मून बून तो ठीक है। और यहाँ पर पाल, क्योंकि पूरी पाल, सॉरी, आल, पाल, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इस चीज को करेंगे। ये नीचे पूरी पोयम में आता है, वो पूरी पोयम इसमें आई नहीं है वैसे। तो जैसे हम देखें, मूव्स अवे द पाल फ्रॉम ओवर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून ट्री ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सेडी बून, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगे। तो आपने राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं, ठीक है। जैसे आल हो गया और पाल हो गया, बून हो गया, मून हो गया, बून हो गया, ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये राइमिंग वर्ड, ये राइमिंग वर्ड्स हमने इसमें से ढूंढ लिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो डी वाला है, डी को भी देखते हैं। डी में क्या लिखा है? व्हाट डज द शेप ऑफ ब्यूटी डू? यानी ब्यूटी की जो शेप, इसमें जो ब्यूटी की शेप आई है, ब्यूटी के शेप का मतलब आकृति, जो आकार जो होता है क्या करती है। तो इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर डी में आप देखेंगे, डी में शेप ऑफ ब्यूटी, ये हमेशा क्या करती है, साफ लिखा है, तो समझाया भी गया है आपका। तो ब्यूटी ऑफ शेप है वो क्या है? रिमूव्स सैडनेस एंड गिव्स हैप्पीनेस। ये आपको क्या करेगी? आपके सैडनेस को दूर करेगी और आपको खुशियाँ, यानी आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानियाँ और दुखों को दूर करने के बाद आपको खुशियाँ देती है। तो ये क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो ई वाला क्वेश्चन है, ई वाला भी देखें। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपने इसमें देखना है कि जो स्टेटमेंट इसमें दे रखा है ये सही है गलत है। तो अब इसमें देखना है ब्यूटी इन एनी शेप, यहाँ से आपका स्टेटमेंट शुरू होता है, ठीक हो गया। तो ब्यूटी इन एनी शेप ड्राइव्स अवे द सैडनेस फ्रॉम अवर लाइफ। तो ब्यूटी जो है इन एनी शेप, यानी ब्यूटी चाहे हमारा कुछ भी, किसी भी रूप में हमें सुंदरता अगर मिलती है, सुंदरता हमें दिखाई देती है, तो वो क्या काम करती है? तो ड्राइव्स अवे द सैडनेस फ्रॉम लाइफ, हमारे जीवन से दुखों को दूर करती है। क्या ये सही है? तो आपने इसमें लिखना है। अब इसमें ये सीधी सी बात है, स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ऊपर वाले में ही हमको शेप ऑफ ब्यूटी मिलेगा कि ये ब्यूटी हमेशा दुखों और परेशानियों को दूर करने का काम करती है। क्लियर हो गया? तो ये वाला ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये देखो आप, एफ वाला। तो इस एफ वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? द पोएट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ ए ट्री, एच। तो इसमें जो ब्यूटी ऑफ ए ट्री, यानी जो सेलिब्रेट द ब्यूटी, यानी एक सुंदरता को इस प्रकार से सेलिब्रेट करता है पोएट, यानी उस पेड़ नामक खुशी को इस प्रकार से सेलिब्रेट करता है। ब्यूटी ऑफ ट्री यानी सुंदरता का जो पेड़ है, एक सिंबल के रूप में आया है एज ए सोर्स ऑफ जॉय एंड कंफर्ट। ये हमेशा क्या देता है? एक जॉय देता है, एक स्रोत है ये खुशियों और कंफर्ट, यानी कंफर्ट और खुशियाँ, यानी जॉय आपको जो है उसका एक स्रोत है, यानी उससे, उस सुंदरता से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ब्यूटी ये वाला काम करता है। तो ये चारों, ये 6 आपके जो बन गए, ये सारी चीज़ें आपको 6 नंबर आपके सीधे बन जाएंगे, ठीक। तो सेकंड पार्ट, जो सेकंड ऑप्शन है हमारा और वाला, तो इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपका कीपिंग क्वाइट से आया है। किससे आया है? यानी कीपिंग क्वाइट से आया है। और इसमें भी आपने दोनों में से जिसको आप करेंगे, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये हल किया हुआ है, सेकंड पार्ट भी हल कर रखा है। तो इसमें ऑप्शन 2 लिखेंगे, आप इसमें भी वही करेंगे, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन 2 करना है तो आप इसमें भी सीधे इफ़ वी से लेकर
डेथ तक। यानी इफ़ वी, यहाँ पर आप लिखेंगे इफ़ वी, ये आप लिख दीजिए, पता चलेगा ना। और यहाँ पर डेथ तक, ठीक हो गया? ये डेथ तक, तो ये आ जाएगा। तो इसको भी हल कर लेते हैं। इन विच एक्टिविटी डज द पोएट नॉट अप्रूव टू बी सिंगल माइंडेड। यानी इन विच एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी है जिसमें पोएट जो है, डज द पोएट नॉट अप्रूव, यानी इस चीज को सहमति नहीं देता है, अप्रूव नहीं करता है, टू बी सिंगल माइंडेड, यानी एक सिंगल माइंडेड उसी के बारे में सोचने का, ठीक है, उसी के बारे में रहें। अब यहाँ पर कई चीजें आए हैं। इन स्टडिंग में आया है, प्लेइंग में आया है, और इन कीपिंग ओवर लाइव जो मूविंग, यानी लाइव जो मूविंग माने हमें ना मशीन की तरह हमारी जिंदगी चलते रहे एक ही तरफ, ये आया है। और नन ऑफ द अबोव, ये वाला आ गया, ठीक है। हाँ, यानी नन ऑफ द अबोव आ गया, ठीक हो गया। तो यानी नोटा कहते हैं जिसको। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो ए वाले में हमारा आंसर बनेगा, यानी ए वाले में सीधा सा आंसर बनेगा कि पोएट डिसअप्रूव करता है, यानी कीपिंग ओवर लाइव जो मूविंग, यानी जो विदाउट रिफ्लेक्शन, यानी विदाउट रिफ्लेक्शन की चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो कीपिंग ओवर लाइव मूविंग, यानी पोएट कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक ही तरह मशीन की तरह हमेशा यूज नहीं करना चाहते, बल्कि हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए, हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, थिंकिंग, और उसके जस्ट कई चीज़ों को हमें सोचना चाहिए। क्या हमारी ज़िंदगी इसी के लिए है? क्या हम यही करना चाहते हैं जिस तरह से हमें लगाया गया है? क्या मशीन ही रहना, रोबोट की तरह काम करना ही हमारी ज़िंदगी है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, सिर्फ काम करते 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 जाते हैं, अपने जीवन के जो उद्देश्य होते हैं अन्य, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको पोएट जो है अप्रूव नहीं करता है, डिसअप्रूव करता है, ठीक। और सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, ये भी आप, इसमें भी आप वही एक नंबर का ही है। सेकंड वाला जो है, व्हाट विल ह्यूज साइलेंस डू इन अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट। अब इसमें जो सेकंड वाले क्वेश्चन में है, पहला वाला हमारा हो गया, तो इसमें हमने ये देखा, ठीक है, ये वाला हमारा ठीक बैठे, ये वाला ठीक हो गया। तो व्हाट विल ह्यूज साइलेंस डू इन अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी एक बहुत बड़ी खामोशी जो है हमारी लाइफ में क्या करती है, यानी पोएट के अनुसार। इट विल स्टॉप पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन रोक देगी। इट विल रिवाइव ओवर लॉस्ट वेल्थ, ये हमारा जो है, हमारी जो वेल्थ लॉस्ट होगी, धन दौलत संपत्ति जो है उसको वापस दिलाएगी। इट विल किल ओवर सैडनेस, ये हमारी उदासी मार देगी, यानी हमें दुख तकलीफों को दूर कर देगी। या ऑल ऑफ द अबोव, यानी नोटा, यानी इसकी बात कर। देखो, अब हमेशा ये याद रखो, यानी हम अगर ज़्यादा खामोश रहें, चुपचाप रहें, कुछ न कहें, तो इससे क्या असर पड़ता है पोएट का हमारी लाइफ में। तो इसमें उसने सीधे आंसर कहा, ह्यूज साइलेंस जो है ये हमारी उदासी को मार देती है, यानी किल ओवर सैडनेस। ये हमारी, अगर हम चुपचाप रहेंगे, ह्यूज साइलेंस विल, तो चुपचाप रहेंगे दूसरे के बारे में, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो कई प्रकार के दुख तकलीफ होंगे, दूसरा हमको सुनाएगा, हम उसको सुनाएंगे, कई चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए चुपचाप, कई जगहों पर चुपचाप रहना ही बेहतर है, या पोएट के अनुसार है, ठीक है। तो ये वाला आंसर, यानी थर्ड वाला आंसर इसमें बैठ जाएगा, ठीक हो गया। यानी बी वाले में कौन सा आएगा, थर्ड वाला आंसर, सॉरी ये नहीं, ये थर्ड ही है। और उसके बाद सी वाले क्वेश्चन में देखो, ये सी वाला क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं हम यहाँ पर। और सी वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, a word from the stanza which has a similar meaning as to stop the progress of something for a short while is, यानी एक वर्ड, ए वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा, यानी स्टेंजा में एक वर्ड ऐसा है जिसकी सिमिलर मीनिंग क्या है, टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग फॉर ए शॉर्ट वाइल, कुछ समय के लिए किसी की प्रोग्रेस को कुछ समय के लिए रोक देना। इज, अब वो उसका जो सेम मीनिंग जो है ऐसी है। अब उस वर्ड को हमें ढूंढना है, तो वो वाला वर्ड हो जाएगा हमारा, यानी किसी को इंटरप्ट करना, ठीक है, यानी इंटरप्ट करना। इंटरप्ट यानी किसी को थोड़ा सा बीच में इंटरफेयर कर देना है, ठीक होगा। तो उसके लिए वर्ड आया है, तो सीधी सी बात है, सिमिलर, टू स्टॉप, यानी ये इसको ध्यान रखना, टू स्टॉप प्रोग्रेस ऑफ समथिंग फॉर ए शॉर्ट वाइल, यानी कुछ समय के लिए किसी को करना, इसमें हमारा इंटरप्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसके लिए सीधी सी बात है, इंटरप्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। ये वाला हमारा इसका आंसर।
अब डी वाले में आ जाएं, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर भी हमें देखना है, जैसे ऊपर का था, ये थर्ड डी वाला जो क्वेश्चन है, यानी थर्ड वाला जो है ये ट्रू और फॉल्स का है। चौथा वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स देखना। द पोएट इम्फेसाइज द नीड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन थ्रू साइलेंस, यानी चुपचाप रहने से हमें ये फायदा होगा कि हम अपने अंदर के इंट्रोस्पेक्शन यानी अपना आत्मनिरीक्षण कर सकें, इंट्रोस्पेक्शन कर सकें। तो द पोएट इम्फेसाइज, क्या ये इंट्रोस्पेक्शन पर जो है चुपचाप रहकर अपने आत्मचिंतन की बात कर रहा है, आत्मनिरीक्षण की बात कर रहा है? तो ये गलत है, सही है? तो इसमें हमें ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए वो काउंट टू 12 यानी 12 तक गिनती गिने और हम उसके बाद आत्मनिरीक्षण करें। ये सारी चीज़ें इसमें, तो ये सारी चीज़ें इसमें आई और ये ट्रू इसलिए ट्रू हो गया। ठीक हो गया। अब लास्ट जो लास्ट फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है बल्कि जस्ट बिफोर लास्ट, ठीक है। तो गिव एन एंटोनिम ऑफ ह्यूज। ह्यूज का एंटोनिम यानी इसका विलोम उल्टा यानी अपोजिट वर्ड हमें देना है। ह्यूज का मतलब होता है बहुत विशाल, बड़ा, तो इसका ठीक हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। ह्यूज साइलेंस आया, ठीक है। ह्यूज साइलेंस यानी स्मॉल से मतलब है। तो इसमें आपकी ग्रामर की चीज़ें भी देखी जा रही हैं, इसमें आपका नॉलेज भी देखी जा रही है, इसमें आपको सही गलत का भी दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन एफ जो है, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू, यानी पोएट जो एफ वाला क्वेश्चन है, इसमें पोएट हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करता है, क्या करें। अभी क्या करता है कि ये कहता है थोड़ी देर रुको, टू पॉज करो और उसके बाद रिफ्लेक्ट करो, थोड़ा सा अपने अंदर झांको, अपने से बात करो एंड जो लाइफ पीसफुली और बिल्कुल शांति के साथ, सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को मैंने बिताओ, स्पेंड करो। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी हमने देख लिया। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है किस तरह से क्वेश्चन हल करने हैं। तो जैसे मैंने कहा, आंसर नंबर 7 जब लिखेंगे ऑप्शन 2 आ गया। ऑप्शन 2 के आगे आप कौन सी स्टेंजा को कर रहे हैं वो भी लिख दीजिए, वो ज़्यादा यानी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नीचे से आप लाइन छोड़कर लिख दीजिए। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है ये एक नंबर का होगा आपका। ये कुल आपका कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। ठीक हो गया। अब इसमें देखते हैं, ये आपका सेकंड विस्तार से आएगा तो 4 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें जैसे आई डिड नॉट ओपन माई माउथ वंस वेयर देन द स्टेप्स वेयर क्विकेंड एंड द वॉइस बिकेम एक्साइटेड। ये सारी चीज़ें जो आई हैं, ये आप स्टेंजा को जब पढ़ेंगे पिछली बार के उसको, तो ये आपका यानी बिल्कुल एक किस्म से आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा ये कहाँ से आया। जिसने बुक पढ़ी होगी, टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, उसी को अंदाज़ा आएगा। तो ये आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से है, ये सॉरी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। हाँ, ठीक हो गया। तो उसका लिखा हुआ है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक जेट काला सा का वो वाला पार्ट आया है। तो इसमें हम क्वेश्चन को देखते हैं पहले। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपने सही ऑप्शन को छांटना है। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, तो ये 1 नंबर का 4 नंबर के होंगे, इसमें डी तक आएंगे। तो इसमें आपने छांटना है कि यानी साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, यानी आवाज़ें नज़दीक और नज़दीक आती जा रही थी। तो ये कौन कह रहा था, कौन किसका है, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट जो कर रखा है, द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर एड्स सस्पेंस एंड एंजाइटी टू रीडर्स। अब यहाँ पर जो है ये क्या है, ध्यान देना इस बात पर, यानी साउंड्स जो हैं बिल्कुल नज़दीक और नज़दीक आ रही थी। अब ये क्या चीज़ बताता है, यानी कोई चीज़, आवाज़ें धीरे 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 करके नज़दीक आ रही थी। ये डिस्क्राइब द इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी आवाज़ में वॉल्यूम, आवाज़ तेज होती जा रही है, उसको बता रही है। एड्स सस्पेंस एंड एंजाइटी टू रीडर्स, यानी एक सस्पेंस क्रिएट कर रही है, यानी चिंता और सस्पेंस क्रिएट कर रही है कि आवाज़ें नज़दीक आ रही थी। जैसे रीडर जो पढ़ने वाला है और चौकन्ना हो जाता है, क्या हो रहा है। और रिफ्लेक्ट्स द थॉट ऑफ द स्पीकर, यानी बोलने वाले के अपने थॉट विचार रिफ्लेक्ट हो रही थी कि ये फैक्चुअल नैरेटिव, क्या ये एक फैक्ट पर आधारित जो नैरेट कर रहा है, नैरेटिव है। तो इसमें सबसे हमें बेटर लगता है कि क्योंकि इसमें द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, तो इसमें सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, जो सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। अब क्यों हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है नीचे, तो आप ये जरूर लिखें ऑप्शन 1।
और अगर आप इसमें ये भी जोड़ना चाहें, देखो एक बात मैं बताना भूल गया आपको, तो इसमें जो पहला वाला स्टेंजा है आई डिड से लेकर, यानी आई डिड, ये आप जरूर लिख लीजिए, आई डिड यानी आई डिड से लेकर ए चेयर तक, ये आप यहाँ पर इस ऑप्शन को कर रहे हैं तो इसके नीचे आप जरूर लिख लीजिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले ध्यान नहीं रहा, आई डिड ए चेयर, ठीक है, तो ये लिख लीजिए। इससे पता चलेगा आप कौन से, अब ये स्टेंजा नहीं है बल्कि ये पैसेज के पार्ट्स है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट है आपका, तो उसको लिख दीजिए। ऑप्शन 1 हमने ऊपर लिखा भी, वैसे भी हमने ऑप्शन 1 भी लिखा है, लेकिन इसको भी लिख दीजिए। इससे पता चलेगा कि आपके एग्जामिनर को आपने कौन सा वाला किया है, ठीक हो गया। अब इसमें दूसरा, अब इसको समझाया भी गया कि साउंड्स एक्सप्लेनेशन, द रिपीटेड फ्रेज क्रिएट्स टेंशन एंड फियर, यानी बार बार नियरर एंड नियरर, जो फ्रेज जो है रिपीट किया गया है, ये बार बार किया, तो इससे क्या होता है, टेंशन और फियर यानी डर पैदा हो रहा है कि क्या होगा क्या होगा, मेकिंग द रीडर एनेक्स, तो बहुत चिंतित कर रहा है, एंशियस कर रहा है अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यानी आगे क्या होगा, इसलिए समझाया गया, ठीक हो गया। अब बी वाला जो पार्ट है, बी वाले पार्ट में कंप्लीट कराइए, ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको आपने कंप्लीट करना है। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, मेरे बावजूद, सजेस्ट दैट द स्पीकर वॉज, यानी ये बताता है कि जो कहानी कह रहा है, जो स्पीकर है, वह क्या सजेस्ट करता है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर है, इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, यानी मेरे स्वयं के अलावा, सजेस्ट दैट द स्पीकर वॉज अनविलिंग एंड रेजिस्टिंग अगेंस्ट हर विल, तो इसमें हमें ये पूरा वाक्य जब हम बनाते हैं, आगे क्या आया है उसको लिखेंगे, अनविलिंग एंड रेजिस्ट, यानी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, एंड रेजिस्ट उस अगेंस्ट हर विल, यानी मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या कर रहा था, यानी बिल्कुल वो कर रहा था, यहाँ पर मतलब विरोध कर रहा था, विरोध करना हो। यू मे ऑल्सो राइट बीइंग फोर्स्ड डिस्पाइट रेसिस्टिंग, यानी फोर्स किया जा रहा था, जबरदस्ती की जाती थी, ठीक है, यानी उसकी इच्छा के खिलाफ, यानी स्पीकर की इच्छा के खिलाफ फोर्स किया जा रहा है, यानी उसके बाल काटे जा रहे थे, उसको बांध के चेयर पर बाल काटे जा रहे थे, तो ये जिटकाला साका है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है कि सी व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्ट, यानी पहली लाइन से आपको क्या क्या मिलता है। जैसे इट वॉज हर फर्स्ट डे इन स्कूल, तो क्या निर्देशित, क्या बताता है पहली वाली लाइन इसमें एक्सट्रैक्ट में, इट वॉज हर फर्स्ट डे स्कूल, यानी पहला दिन था। सी डिड नॉट वांट टू गेट कॉट, वह पकड़ी नहीं जाना चाहती थी। सी वॉज अन, देखो अनप्रिपेयर्ड फॉर द लेसन, वह उस लेसन के लिए तैयारी नहीं थी उसकी। सी प्रिफर्ड टू बी बाय हर सेल्फ, यानी वो प्रेफर करके ये काम वो स्वयं करे। तो इस तरह से, और ये वाला जो है ई वाला क्वेश्चन, अब इसमें हमारा ई वाले में क्या आया है, देखो ध्यान से देखो, और समझाया भी गया है। अब इसमें जैसे हमने कहा था, ये फर्स्ट लाइन, तो इसमें व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, तो इसमें आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, यानी इसमें ये आएगा फर्स्ट लाइन में है कि जैसे ये लिखा है कि मैंने, आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, यानी अपना मुंह, यानी जवाब देने के लिए मैंने अपना मुंह ही नहीं खोला, यानी मैंने कुछ भी नहीं कहा। सी डिड नॉट वांट टू गेट कॉट, अब इसमें हो गया है कि इसलिए उसने अपनी जुबान बंद रखी, मुंह से कोई आवाज़ नहीं खोली, क्योंकि वो छुप रही थी और चिल्ला रही था कि उन लोगों को पता न चले मैं यहाँ छुपी हुई हूँ, इसलिए अपना मुंह नहीं खोला, ठीक है। तो इसलिए चाहती थी कि मुझे न पकड़े, मुझे न देख सकें और मैं अपना बचाव करूँ, इसीलिए उन्हें मुंह से नहीं बोला। ये सेकंड वाला आंसर आपका यह है। अब इसमें सीधी सी बात है, हर साइलेंस शोज दैट शी वॉज डेलिबरेटली हाइडिंग एंड अवॉइडिंग बीइंग डिस्कवर्ड, वो डेलिबरेटली का मतलब यानी जानबूझकर अपने को हाइड कर रही थी, छुपा रही थी, और ताकि वो उसको कोई देख ले उससे वो अवॉइड कर रही थी, यानी बचना चाह रही थी, ठीक हो गया। तो डी वाला, अब डी वाला देख लेते हैं हम। इसमें डी वाले में क्या है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स वाला आ गया आपका डी वाला, लास्ट वाला। तो द स्पीकर हु विंक द पीपल लुकिंग फॉर हर, यानी स्पीकर जो है, यानी जो छुपी हुई है लड़की, तो उसको ढूंढ रहे हैं, यानी उसको ढूंढ रहे हैं, इसके बारे में है।
तो डी वाले में हम देख लेते हैं, ट्रू है सही है, यानी ट्रू और फॉल्स। इसमें सीधी सी समझा भी रखा है। द स्पीकर विंग्ड द पीपल लुकिंग फॉर हर, यानी एक किस्म से, यानी उनकी नज़रों से वो जो है लुकिंग फॉर हर, क्या उसको ढूंढ देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसमें सीधे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, यानी फॉल्स लिखा है तो जिसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, क्यों देखा, ऑल्दो सी ट्राई टू हाइड शी वॉज फाइनली फाउंड ड्रैग्ड आउट एंड ट्राई टू चेयर देयरफॉर शी डिड नॉट सक्सेसफुली फूल देम, यानी वो उनको उनकी नज़रों से अपने आप को छुपा रही थी, ऐसा नहीं था, यानी छुपा रही थी ये सही था, लेकिन वो छुप नहीं पाई, तो इसीलिए वो जो है उसको पकड़ लिया गया, यानी वो उनको फूल नहीं बना सकती थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। तो इसी के बाद हम क्वेश्चन 9 में चलते हैं। तो क्वेश्चन 8 का हमने ऑप्शन 1 ले रखा है खाली, क्योंकि दो पार्ट वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसीलिए हमने सीधे एक ही पार्ट ले रखा है, ताकि दूसरा पार्ट इसका ये है, कौन सा वाला है दूसरा पार्ट, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन, ये वाला दूसरा पार्ट भी ऐसा है, दोनों में से आपको एक करने हैं। तो आपको ये कहाँ से आया, क्या आया, तो इसकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। अब ये उसी को आएगा जिसने इसको पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इंक्लूडलेस, जरा हम अंदाजा लगाते हैं कि आखिर आया कहाँ से। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इंक्लूडलेस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन ए लेदर पाउच विच हंग ऑन ए नेल in the very window frame and picked out the 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of the guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. यानी उसने उस स्ट्रेंजर के सामने ही अपने जो 30 क्रोनर थे, तो 10 के 3 रिंकल्ड जो क्रोनर थे उनको पकड़ा, दिखाया, और उसके बाद वहीं डाला खिड़की की विंडो पर, वहाँ पर टांग दिया। तो ये सारे उसने अपने जो गेस्ट आया था, ये सीधी सी बात है। तो क्रोनर की अगर बात आती है, तो क्रोनर जो है, तो ये सीधी सी बात है, रेड ट्रैप वाला जो लेसन है वहाँ से आया है हमारा। क्लियर हो गया। अब रेड ट्रैप में आ गया, इतना तो हमें मालूम हो गया, बाकी कहानी हमारे सामने दिमाग में बैठ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, इसमें आपके जो कुल क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर का होगा। पहले वाला जो विस्तार का था उसमें से 4 नंबर का था, 4 क्वेश्चन थे, इसमें 6 आएंगे, ठीक है। तो आपको 6 करने हैं इसी स्ट्रेंजर वाले, बड़ा आसान है। व्हाट डिड द ओल्ड मैन शो टू द स्ट्रेंजर, यानी ओल्ड मैन ने जो है उस अजनबी को, चूहेदानी बेचने वाला जो रेड ट्रैप सेलर था, उस पेडलर को क्या दिखाया। तो सीधी सी बात है, उसने गोल्ड कॉइन दिखाए, सोने के सिक्के दिखाए, या 10 क्रोनर के, ये आ गया, ठीक है। इसको हम क्रोनर कर देते हैं, यानी यहाँ पर ये सामने लिखा है आपका, क्या लिखा है, 10 क्रोनर, ठीक है, ये वाला क्रोनर। तो इसने क्रोनर जो बिल दिखाई वो थे, ठीक हो गया। तो ये आ गया आपका। तो यही तो दिखाया उसने, और यानी आलमंड्स एंड अदर नट्स, यानी बादाम वगैरह इत्यादि, कोई मतलब नहीं, पॉलिश या ये चीज़ें नहीं है, बल्कि हमें क्रोनर से मतलब है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है हमने। ओल्ड मैन सोल्ड 10 क्रोनर नोट्स, ठीक हो गया। ये हमारा क्लियर सही क्वेश्चन बन गया। तो बहुत पूरे नंबर आते हैं इसमें, आपको हर तरह से देखा जाता है। अब क्वेश्चन ए वाला तो हमारा हो गया। अब बी वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ये 1 नंबर का जो भी है, ये 1 नंबर का है, सबके आगे नंबर मार्क्स लिख दिए हैं मैंने। तो बी वाले में क्या है, द स्ट्रेंजर इन द अबोव लाइन इज, यानी जो अजनबी था ऊपर वाली लाइन में क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं क्या है। यानी ए पेडलर है सेलिंग रेड ट्रैप्स, यानी ये घूमने वाला घुमक्कड़ है जो चूहेदानी बेचता है। ठीक, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट वाला जो अब ये वाला हो गया हमारा, फर्स्ट वाला ऑप्शन कर रहे हैं हमने देखा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें हाँ ये चीज़ें हैं, जैसे हमें द स्ट्रेंजर और आगे द पाउच, इसको भी हम लिख देंगे। यहाँ पर हमने आंसर लिखा ना, ये रेड ट्रैप से लिया गया है। द स्ट्रेंजर यहाँ पर हम लिख देंगे द स्ट्रेंजर और पाउच, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर देंगे। और इसमें ये चीज़ें आई हैं, देखो हाँ, अब उसमें बी माता स्ट्रेंजर इज अबोव लाइन इज, ये तो हम मालूम हो गया। वेयर इज द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कहाँ है,
अब इसमें देखा हमने तो स्ट्रेंजर एट द क्रॉप्टर्स हाउस, कहाँ है वो, यानी उस किसान के घर पर ठहरा हुआ है। ठीक हो गया। और डी वाला जो क्वेश्चन है हमारा, डी वाले को भी देख लेते हैं हम। डी वाले में क्या लिखा है, देखो हमारा डी वाला क्वेश्चन ये है, सी हो गया, बी हो गया और ए हमारा ये भी हो। अब डी, डिड द स्ट्रेंजर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द ओल्ड मैन, यानी उसने जो है ओल्ड मैन ने जो उसकी इज्जत की थी, आवभगत की थी, क्या उसके रेस्पेक्ट को उसने जो है रिपोज किया, यानी उसकी इज्जत रखी या नहीं रखी, या उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ खिलवाड़ किया। तो डी वाला जो है यानी उसी के घर में रहकर उसके क्रोनर ही चुरा लिया उसने, यानी टुक डाउन, यानी यहाँ पर यस पेडलर बिट्रेड, बिट्रेड का मतलब उसको धोखा दिया, ही ट्रस्ट एंड स्टोल द मनी, पैसे को उसने, क्रोनर के नोट उसने चुराए। तो ये वाला हो जाएगा, यानी वो हो गया। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वाला, तो इसको इसको देखते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू आफ्टर गोइंग टू द विंडो, यानी खिड़की के पास जाकर उसने क्या किया, ही पीप्ड आउट, वापस आया था ना फिर कॉर्नर चुराने के लिए वो, तो ही पीप्ड आउट, उसने झांक कर देखा, टुक डाउन ए लेदर पाउच, यानी उसने जो चमड़े का जो पाउच रखा था जिसमें कॉर्नर के नोट है उसको निकाल लिया, क्लोज द विंडो, बिल्कुल खिड़की के पास गया, कॉल द स्ट्रेंजर, यानी स्ट्रेंजर को बुलाया। तो यहाँ पर ओल्ड मैन डू आफ्टर गोइंग टू द विंडो, उस ओल्ड मैन ने, किसान ने क्या किया, अब सीधी सी बात है, टुक डाउन है लेदर पाउच, यानी उसके सामने उसने क्या किया था, लेदर पाउच को क्या किया था, निकाला था, उसमें से कोरोना नोट, इतनी कमाई मेरी होती है, उसको दिखाया और उसके बाद उसी में रख के वहाँ पर टांग दिया था। अब देखते हैं आंसर में क्या लिखा है, ई वाला, यानी टुक डाउन है लेदर लेदर पाउच, ठीक है, चमड़े का जो छोटा सा थैला था जिसमें कोरोना रखे थे उसको उसने दिखाया। ठीक हो गया। अब इसमें नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला है उसको भी हम देख लेते हैं, एफ वाला। देखो 6 नंबर का आता है, हर नंबर कीमती होता है इसमें। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स अनबिलीविंग, यानी हमने इसमें से एक, इस एक्सट्रैक्ट जो ऊपर पूरा दे रखा है आपको, पैसेज दे रखा है, उस पैसेज में से हमें एक वर्ड ढूंढना है जिसकी मीनिंग क्या हो, मीनिंग हमें यहाँ दे रखी है, उस वर्ड को ढूंढना, अनबिलीविंग यानी विश्वास न होना। तो इसका लिए क्या आया है, आपने देखा होगा, इसके लिए आया है इनक्रूडलेस, ठीक है, अनबिलीविंग इनक्रूडलेस। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका ये बन गया। तो अब दूसरा वाला जो पार्ट हो सकता है कोई फर्स्ट पार्ट ना पढ़ाए, दूसरा वाला पार्ट, दूसरा वाला इसका ऑप्शन ये वाला है, इसको भी हल कर सकता है। सिम्ड अलोंग वे डाउन दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 90, ये भी आपके उससे है, यानी ये किससे आया है आपका, यानी आपको डीप वाटर जो है आपका डीप वाटर से आया है, लेकिन ये भी आसान है, इसको आप कर लीजिए, वीडियो लंबी हो जाती है, इसको आप पढ़िए लेकिन समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 वाला जो क्वेश्चन है ये आपके शॉर्ट आंसर का, 10 और 11 नंबर के क्वेश्चन जाते हैं शॉर्ट आंसर के। क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है ये आपका फ्लेमिंगो से आएगा, फ्लेमिंगो में पोइट्री भी इंक्लूडेड है आपके, तो उसमें से ये पोएम यानी पोइट्री से और प्रोज से, दोनों से ये क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन होंगे, हैव टू नीड टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। तो 6 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उनमें से 5 क्वेश्चंस आपको हल करने हैं, और यहाँ पर लिख भी दिया है, तो 5 क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर जो है, यानी हर क्वेश्चन जो है, एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ठीक है, हर क्वेश्चन इसमें से 2 नंबर आपका 2 नंबर लेगा, यानी 2 नंबर का होगा। ठीक हो गया, तो 10 नंबर का हो गया कुल। अब पहला क्वेश्चन इसमें आया, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यानी यंग ट्रीज जो हैं इसमें आप यहाँ से लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ से ए नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो यंग ट्रीज जो है डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, इसमें स्प्रिंटिंग यानी भागते हुए यंग ट्रीज को क्यों कहा गया, तो सीधी बात है, यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज दे सीम टू मूव पास्ट द कार क्विकली एज द पोएट ड्राइव्स अवे, यानी स्प्रिंटिंग का मतलब भागते हुए दिखाया गया है, क्योंकि वो जब कार से जा रही थी, ड्राइव कर रही थी, कौन, यानी कमला दास, यानी माई मदर 66 आया, तो इसीलिए वो भागते हुए दिखाई दे रहे, इसलिए इसकी चर्चा की गई थी। लेकिन ये आंसर आपका अधूरा है, तो इस आंसर के पीछे आप लिखेंगे, यानी और दे आर ऑल्सो, यहाँ पर लिख देंगे हम दे, यानी पेड़ के लिए आ रहा है, दे आर ऑल्सो एनर्जेटिक, ठीक है, एनर्जेटिक एंड यंग, ठीक है।
यंग है। यानी वो बहुत स्फूर्ति है, ताकत है, एनर्जी है और यंग है, जवान है, इसीलिए वो पेड़ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, एक्टिवनेस है। जबकि ठीक है, और अपनी उसकी माँ जो है अंदर बैठी हुई, वो बिल्कुल भी इसके ठीक अपोजिट है, एनर्जेटिक भी नहीं है, यंग भी नहीं है, ओल्ड एज हो गया। ठीक हो गया? तो ये हम इस लाइन को इसमें हम ज़रूर जोड़ेंगे। ठीक है? जितना बेटर आप आंसर लिख सकें, आप शॉर्ट में आंसर लिखेंगे, खाना पूर्ति करेंगे तो नंबर भी वैसे ही मिलेंगे। ठीक है? ताकि आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, उसको ये समझा देना है कि हम इतनी चीज़ें जानते हैं, इसके बारे में और भी बेटर लिख सकते हैं, तो दैट विल बी गुड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। यानी ब्यूटी जो होती है हमेशा के लिए खुशी देने वाली होती है। कैसे? अब इसमें जो है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर बिकॉज इट प्रोवाइड्स इटर्नल हैप्पीनेस एंड नेवर फेड्स। यानी ये अंदर की खुशी, हमेशा खुशी देती है और कभी भी दुख नहीं देती है। क्योंकि क्या होता है, इसमें आप आगे जोड़ सकते हैं, बिकॉज इसमें आगे से आप जोड़ेंगे। ठीक है? ये छोटे आंसर हैं इसलिए शॉर्ट बना दिए गए, लेकिन शॉर्ट के साथ भी इतना भी शॉर्ट नहीं कि जो अर्थ भी ना समझ में आए। तो इसमें से जो ये भी याद रखना है, बिकॉज व्हेन एवर वी सॉ, यानी जब कभी भी हम देखते हैं, द ब्यूटीफुल थिंग, यानी सुंदर चीज़ों को हम देखते हैं, हमें एक खुशी मिलती है। जैसे फ्लावर्स हैं, नेचर की, अगर हिमालय में अगर बर्फ़ देख लें, कहीं पर बहुत प्रकृति सुंदर नज़ारा देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें खुशियाँ देती हैं। तो इन चीज़ को, व्हेन एवर वी सॉ ब्यूटीफुल थिंग्स इट प्रोवाइड, यानी क्या करती है, हमें प्रोवाइड, यानी इटर्नल जॉय, हैप्पीनेस, जो भी है, ये सारी चीज़ें आप इसके आगे जोड़ देंगे। ठीक हो गया? और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी वाला। सी वाले में क्या कह रखा है इसने, व्हाट डज द लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग। यानी इसमें लॉस्ट स्प्रिंग जो है कॉन्वे, यानी लॉस्ट स्प्रिंग क्या कॉन्वे करता है, ये आपका लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब सीधी सी बात है, कॉन्वे द माइजरी ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन एंड फोर्स्ड इनटू लेबर। यानी लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है उनका बचपन जो है, स्प्रिंग यानी उनका जो खुशियाँ होती हैं बचपन की, वो सारी चीज़ें स्टोलन हो गई है, यानी वो खो गई हैं। और जिस वजह से जो है माइजरी ऑफ, यानी कॉन्वे द माइजरी ऑफ पीपल, पोर चिल्ड्रन सॉरी, तो उनका जो पोर चिल्ड्रन है, यानी गरीब बेचारे जो बच्चे हैं, उनकी जो गरीबी है, वो क्या कर रखे हैं, वो आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन से डिप्राइव्ड हो गए, वंचित हो गए, और उन्हें लेबर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यानी उनका बचपन बीत गया, जिस बचपन की जगहों पर, खुशियों की जगहों पर, घूमने फिरने की बजाय इंजॉय के और शिक्षा के बदले उन्हें मजबूरी में ये लेबर करना पड़ रहा है, यानी मेहनत, यानी लेबरी परिश्रम करना पड़ रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला देख लेते हैं। डी वाला इसमें कह रहा है, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। यानी एडला जो है इसमें खुश क्यों थी, एडला वॉज हैप्पी बिकॉज, खुश थी, यानी उस पेडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देकर वह खुश क्यों थी। तो खुश इसलिए थी बिकॉज द पेडलर रिडीम्ड हिमसेल्फ बाय लीविंग द मनी एंड ए थैंक यू लेटर। तो उसने जो है, यानी उस घर छोड़ने से पहले एक लेटर भी लिखा था, और उसने जो है एक अच्छा इंसान बनने का वादा किया था। और दूसरी बात है, यानी इसके आगे आप और जोड़ देंगे रिटर्न, यानी रिटर्न 30 क्रोनर, रिटर्न 30 क्रोनर, क्रोनर बिल्स एंड promised to be गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बनने की के लिए प्रॉमिस किया था, इसीलिए एडला विलियमसन उससे बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ये सारी चीज़ें आप आगे जोड़ देंगे। ठीक हो गया? और ई वाला जो है, अब ई वाला देखते हैं हम। ई वाले में क्या है, हाउ वॉज द चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ। यानी चंपारण की घटना जो है, यानी बिहार के चंपारण की घटना, शेयर क्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम थी, उस घटना के बाद, उसको सॉर्ट आउट करने के बाद गांधी जी के जीवन में बहुत बदलाव आया। लेकिन कैसे? तो इसमें हम चंपारण एपिसोड के बारे में लिखेंगे, वॉज ए टर्निंग पॉइंट। ठीक है? इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। इट मेड गांधी रियलाइज दैट रियल फ्रीडम बिगिंस विद रिमूविंग फियर। तो गांधी जी को पहली बार पता चला कि असल में क्या होता है, असली फ्रीडम यानी असली आज़ादी वही है, अगर लोगों के दिलों से हम अंग्रेज़ों का डर
ज़मींदारों का डर उनके दिलों से निकाल लें, वो सबसे बड़ा आज़ादी है। तो ये टर्निंग पॉइंट इसलिए भी रहा है, इसके आगे हम जोड़ देंगे, यानी फ्रॉम दिस इंसिडेंट, फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ चंपारण, गांधी नोन थ्रूआउट द इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। ठीक हो गया? यानी वो केवल हमारे देश में ही पूरी तरह से नहीं जाने लगे, बल्कि पूरी दुनिया में उनको जानने लग गए लोग। ठीक है? ये लाइन आप इसके आगे से जोड़ देंगे। क्लियर? और लास्ट वाला, ये वैसे तो हमारे ये 5 क्वेश्चंस हो गए, हमें 5 ही करने थे। इसमें कितने करने थे? हमें 5 ही, इसमें ये 5 ही करने थे, लेकिन हम इसमें एक क्वेश्चन और है ताकि आपकी नॉलेज के लिए आगे हो जाए। हाउ कैन यू से द सोफी स्ट्रीम एंड डिसअपॉइंटमेंट आर ऑल इन हर माइंड? आप कैसे कह सकते हैं सोफी की निराशा, यानी उसके सपने और निराशा, यानी उसके सपने और निराशाएं जो हैं वो असल में उसी के दिमाग की उपज है, यानी दिमाग से ही पैदा हो रहे हैं उसके, वो खुद ही सोच रही है अकेले, उसने जो क्रिएट कर रखा है अपना। तो सोफी ड्रीम्स वेयर इमेजिनरी, क्योंकि उसके जो सारे सपने हैं वो काल्पनिक हैं, खुद ही सोच रही है उन सपनों को, और वो हर अनरियलिस्टिक, और उसकी इच्छाएं भी जो है रियलिस्टिक ना होकर अनरियलिस्टिक अवास्तविक हैं। इसीलिए वो जो है, क्योंकि उसके सपने जो हैं अपनी कल्पनाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो भी वास्तविक नहीं है, वो भी कल्पनाएं हैं, इसीलिए तो उसको निराशा होती है, क्योंकि उन्हें टूटना ही है, इसीलिए वो सारी उसके दिमाग के ही वजह। तो ये इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया। तो इसमें से आपने 5 करने हैं, ये 6 ही हल कर दिए गए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कहा था अर्लियर, आई हैव सेड दैट द क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 यानी बोथ क्वेश्चंस इंक्लूडेड शॉर्ट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 10 इंक्लूड शॉर्ट आंसर फ्रॉम फ्लेमिंगो यानी इंक्लूडेड पोइट्री एंड प्रोज। और दूसरा जो सेकंड नंबर 11 क्वेश्चन है, यानी ये होगा बेस्ड ऑन, यानी यानी इसमें से आपको करने हैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस। ठीक है? हैव टू नीड टू डू टू सॉल्व एनी 2 क्वेश्चंस। ठीक है? आउट ऑफ 3 2 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के होंगे, ये विस्तार से होगा। ठीक है? यानी ये विस्तार से होगा। अब इसमें देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 के जो हैं हम इसके आंसर देख लेते हैं। ये मैंने ज़रा सा उसमें ब्लैक में हो गया है ये ध्यान, लेकिन इसको अन्यथा मत लें। तो बामाज, पहला क्वेश्चन था व्हाट वाज बामाज रिएक्शन टू द वे द पीपल ऑफ हर कम्युनिटी वे आर ट्रीटेड। यानी बामा का सबसे पहला जो रिएक्शन होता है, यानी उसकी कम्युनिटी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसकी जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो उसका रिएक्शन पहला क्या था? वो गुस्सा था, एक गुस्सा था। तो इसमें देखा है सी फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड सीइंग कास्ट इन हर विलेज। यानी अपने गांव में उसने जो है कास्ट यानी जाति के में जो डिस्क्रिमिनेशन, जो छुआछूत या ऊपर नीचे छोटा बड़ा जो भी होता है, उसको देखा, गुस्सा आया कि हम लोगों को किस तरह से ह्यूमिलेट किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। तो इसको देखकर उसको गुस्सा आया था। सो ही सजेस्टेड बाय हर एल्डर ब्रदर, इसीलिए उसके बड़े भाई ने उसे सजेस्ट किया था कि क्या करें, टू फोकस ऑन स्टडी, यानी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और एक दिन यही तुम्हारे आसपास मटर आएंगे इज्जत देने के लिए। ठीक हो गया? तो ये उसके भाई ने कहा था, ये इसका आंसर बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हम देख लेते हैं। ए का तो हो गया, बी का देखते हैं। व्हाई इज अंटार्कटिका एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड। यानी अंटार्कटिका और इसका जो एग्जिस्ट होना हमारे सर्वाइव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है, अंटार्कटिका का जो इम्पोर्टेंट है, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड अस पास्ट, क्योंकि अंटार्कटिका से अध्ययन से हमें पता चलता है कि हमारा जो प्लानिट था, यानी ये पृथ्वी जो थी वो पास्ट में यानी बीते हुए समय में कैसी थी, वहाँ का अध्ययन से। क्योंकि हमारा वाला पार्ट भी जहाँ आज लोग रहते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के देश हैं, तो वो भी कभी क्या थे, यानी ऐसा ही रहे होंगे, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन लोगों के आने से, आबादी बढ़ने से, विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट होने से आज चेंज आ गया, लेकिन अंटार्कटिका में कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए अंटार्कटिका सेफ है। ठीक है? तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए, फ्यूचर सर्वाइवल और स्पीसीज जो हैं उसके लिए जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 क्वेश्चन है, वैसे करने में 2 ही हैं, बट हियर आई सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो। व्हाई डिड चार्ली सस्पेक्ट दैट सैम हैड गॉन टू गेल्सबर्ग। यानी चार्ली जो था, यानी चार्ली जो 3rd लेवल का हमारा मैन प्रोटोनिस्ट है, जो मैन किरदार है, उसको सस्पेक्ट होता है कि सैम भी जो है गेल्सबर्ग गया था। तो इसलिए सस्पेक्ट होता है कि ही थॉट, क्योंकि सैम जो था अक्सर गेल्सबर्ग की बातें किया करता था, क्योंकि वह खुद सैम भी जो था उससे भी सुकून और शांति की तलाश थी।
जो कि साइकियाट्रिस्ट भी था, उसका फ्रेंड भी था, तो वह भी बात किया करता था टू लॉन्ग्ड फॉर ए पीसफुल लाइफ, क्योंकि वह भी एक पीसफुल लाइफ जानता था, इसीलिए वो इसके बारे में अर्लियर कभी चार्ली के सामने बात कर चुका था। तो इसीलिए उसे विश्वास हुआ, डाउट हुआ कि वह भी थर्ड लेवल गया था। थर्ड लेवल कुछ नहीं, थर्ड लेवल उनके गेल्सबर्ग की कल्पना है, जहाँ पर वो लोग क्या हैं, एक अपने गाँव को, अपनी चीज़ को, जहाँ थर्ड लेवल एक ऐसी जगह है जहाँ वो सुकून और शांति चाहते हैं। उन्हें घर का जैसा माहौल मिलता है, इसीलिए उस थर्ड लेवल को क्रिएट किया गया। ठीक हो गया? तो ये आपका तीनों क्वेश्चन इसमें हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 12 आता है, 12वां क्वेश्चन जो आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 बोथ आर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यू हैव टू नीड टू आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस अराउंड 120 to 150 वर्ड्स, यानी एवरी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, 120 से 150 शब्दों में इनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा कर लेते हैं हम पहले। तो हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रिडिकामेंट, यानी जो मेटाफर है, यानी मेटाफर का मतलब होता है एक किस्म से ये रूपक है। ठीक है, एक सिंबल के तौर पर हमने यहाँ पर इस चीज़ को ले रखा है। अब ये आपने अगर मेटाफर आपने पढ़ा होगा रेड ट्रैप में कि किस प्रकार से ये इस चीज़ के बारे में बहुत मतलब बहुत ज़ोर से जो है चर्चा की गई है। ठीक है, हाँ, बहुत बताया गया है कि आखिर ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक इसके बारे में चर्चा की गई, यानी किस प्रकार से एक प्रिडिकामेंट किया सब, हाईलाइट द ह्यूमन प्रिडिकामेंट, यानी इंसान की जो दुर्दशा या उसकी मजबूरी या परेशानी, उसकी इस तरह की जो है एक के बारे में चर्चा की गई है। तो ये उसका एक प्रतीक है यहाँ पर मेटाफर। हाउ डज मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप, यानी रेड ट्रैप को जो है, एक रेड ट्रैप कुछ नहीं, चूहेदानी का तो नाम लिया गया है, लेकिन वो चूहेदानी का मतलब उससे नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को एक चूहेदानी के समान, यानी जो लालच करता है उस चूहेदानी में फंस जाता है। कहने का मतलब है इस दुनिया में हम सारे लोग, व्यक्ति या हर प्रकार का इंसान या कोई भी प्राणी है, वो किसी न किसी लालच में, उसने लालच किया, इसीलिए इस दुनिया में फंस गया। तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, उसकी दुर्दशा, परेशानी, तो उसकी मजबूरी, जो भी कह सकते हैं, प्रेडिकामेंट जो भी है, और यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मालूम है सेमा जो लिजेलॉफ के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें हम मुख्य बिंदु बता देता हूँ मैं आपको, बाकी आप खुद ही देख लेना। ह्यूमन प्रेडिकामेंट है, इसमें ह्यूमन यानी इंसान की एक मजबूरी, दुर्दशा के बारे में जिक्र किया गया है, क्योंकि वो जिस प्रकार से चूहे जो हैं विभिन्न प्रकार की चीज़ या पोर को जो लालच के रूप में रखा जाता है, इसी चक्कर में वो फंसे हुए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ह्यूमन्स आर बेड बाय रिचेज, यानी मनुष्य भी जो है रिचेस यानी धनी के चक्कर में, जॉय आन खुशी के चक्कर में, शेल्टर आश्रय के चक्कर में और भोजन के चक्कर में इस दुनिया में फंसे हुए हैं। तो ये एक मेटाफर प्रतीक के तौर पर आया है, यानी चूहेदानी एक चूहेदानी के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया में एक कैद खाना, यानी एक लालच के रूप में, जिसके अंदर सारे बंद है, पिंजड़े के रूप में आया है। ठीक हो गया? अब इसमें क्या देखो, ये पॉइंट्स है। मेटाफर हाईलाइट्स टू की एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, यानी मनुष्य की स्थिति के बारे में दो चीज़ों को हाईलाइट करता है। द ट्रैप ऑफ मेटेरियलिज्म, यानी ट्रैप जो होता है, यानी ट्रैप यानी जिसके अंदर फंसता है आदमी, जाल जो है, यानी मटेरियलिज्म जो वंस ए पर्सन टच द बेट, यानी एक बार उसने अगर इस लालच को, मटेरियल ग्रीड, यानी जो भौतिक, जो मटेरियलिस्टिक जो होता है, मटेरियल जो है ना, मटेरियलिस्टिक जो ग्रीड है, जो लालच है, यानी भौतिकवादी सामान या वस्तु या चीज़ है, उसको एक बार उसने टच कर देता है तो वर्ल्ड क्लोज इन ऑन देम, तो पूरी दुनिया जो है, यानी वर्ल्ड जो है, उसको अपने अंदर समा देता है, यानी बंद कर देता है, और लिविंग देम ट्रैप्ड इन ए साइकिल ऑफ डिस्पेयर और कंसिक्वेंस, और उसके बाद उसको ऐसा छोड़ देता है, ऐसा वहाँ पर रखता है ताकि वो डिस्पेयर, निराश हो, और उन परिणामों को उसके जो आगे होते हैं उनको भुगतते जाता है। और दूसरा जो है द पावर ऑफ एम्पैथी, द स्टोरी सजेस्ट दैट व्हाइल द वर्ल्ड इज ए प्रेडेटरी प्लेस, द ट्रैप कैन बी स्केप्ड थ्रू काइंडनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग जो है कैन बी स्केप्ड, हम इससे बच सकते हैं अगर हम काइंडनेस हों और ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है, अगर हम दयालुता दिखाएं और दया है हमारे अंदर, और हम किसी चीज़ को हम बदल सकते हैं, जैसे वो एडला विलियमसन का इसमें आया है, तो इसी प्रकार से जो है, इस प्रकार से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। प्रोवाइडिंग दैट द ह्यूमन स्पिरिट कैन राइज अबव द बेसिक इंस्टिंक्ट्स व्हेन शोन जेन्युइन अनकंडीशनल लव,
अगर हम अनकंडीशनल लव, किसी को भलाई के लिए किसी को समझे, उसकी परेशानी को समझे, जैसे एडला विलियमसन ने उस चूहेदानी बेचने वाले की प्रॉब्लम को समझा, उसको समझा और उस चीज़ से वो बिना अनकंडीशनल उससे मतलब हमदर्दी जताई, कोई शर्त नहीं थी उसकी, कंडीशन कोई नहीं थी। तो इसीलिए वो जो है उससे ऊपर उठी और ऊपर से उठने के बाद उसने जो है उस इंसान को कहा, तो उस लालच से उसे बाहर निकाला और वह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने लगा। ये प्रॉमिस किया था, इसीलिए उसकी गिफ्ट को देखकर वो बहुत खुश होती है। इस चीज़ को आप पढ़ लें, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो ये आपका और ऑप्शन 2 भी दे रखा है, माई मदर एट 66 जो है, इसका भी हम यहाँ पर ज़िक्र कर देते हैं, ठीक हो गया? तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपने ज़रूर लिखना है, ऑप्शन 1 कर रहे हैं, आप ऑप्शन 2 कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था गिव ए ब्रीफ, इसमें दूसरे में देख लें, ये वाला क्वेश्चन भी हल कर रखा है इसमें ताकि आपको सहूलियत हो। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम, इसमें माई मदर एट 66 का छोटा सा संक्षिप्त सा आपने विवरण देना है। तो इसमें हमने देखा है कि किस तरह से बुढ़ापे को, परेशानी को, सब चीज़ों को वो यहाँ पर क्या करती हैं, प्रिडिक्ट करती हैं, बताती हैं किस तरह से होता है, क्या होता है। अपनी माँ की स्थिति को देखकर किस तरह से वो मजबूर हो जाते हैं हर चीज़ को। तो ये अडल्टहुड, पेनफुल आयरनी ऑफ अडल्टहुड, यानी जब आप बहुत ज़्यादा बुढ़ापे होते हो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज़ों को, यानी एजिंग है, उम्र का बढ़ना, फियर ऑफ लॉस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हाईलाइट कर रखी हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो अब नाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120, तो ये भी वही है, लॉन्ग आंसर है, 5 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द महाराजाज मिशन, महाराजा का मिशन क्या था, टाइगर किंग से है। हाउ डिड ही रिजॉल्व टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स इन फुलफिलमेंट ऑफ हिज मिशन, यानी उसका मिशन था कि 100 टाइगर मारें और 100 टाइगर मारने के लिए उसने सारी बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन में आता है नीचे वाला, तो पहले वाले को हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन था उससे अपनी ज़िंदगी का खतरा था, वो अपनी ज़िंदगी के लिए निरीह जो जानवर हैं, यानी एक किस्म से जो बिल्कुल ही अबोध जानवर हैं, इनोसेंट हैं, यानी इस प्रकार के जो हैं, उन टाइगरों का वध उसने करना शुरू कर दिया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। तो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी उसके लिए, तो ये पर्यावरण के ऊपर लिखा गया है कि अगर हम दूसरों को जो नुकसान पहुंचाते हैं तो वो चीज़ें भी तो हमको नुकसान पहुंचाएंगे, अगर हम उनको खुश रखेंगे तो वो भी हमें खुश रखती हैं। तो वो बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। तो यहाँ पर जब उसने सबसे पहले क्या किया, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लीगल बैन लगा दिया कि कोई टाइगर को नहीं मारेगा, नहीं तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। और दूसरा जो है उसने पॉलिटिकल रिस्क भी लिया। जब बाहर के जो अंग्रेज अधिकारियों का समय था तो वो आने लगे, उन्होंने कहा भाई नहीं, यहाँ पर हम बाघ मारेंगे, ये करेंगे, टाइगर हंटिंग करेंगे, अल्लाह करेंगे। तो उनको खुश रखने के लिए उसने उनको भी क्या किया, उनके खिलाफ भी चला, उनको गिफ्ट दिए, अल्लाह दिए, उन्हें शांत करने की कोशिश की, और लेकिन टाइगर उसके लिए उसने कोशिश नहीं की, यानी उसकी जनता भी उसके खिलाफ थी, लेकिन उसने उसकी भी फिक्र नहीं की। तीसरा जो है शॉर्टेज ऑफ टाइगर्स, जब टाइगर शॉर्ट होने लगे तो उसने शादी ऐसी जगह करने का किया कि ताकि टाइगरों को मार सके जहाँ जिस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर हों स्टेट में, वहाँ की लड़की राजकुमारी से उसने शादी करने की कोशिश। और परसिस्टेंस, लेकिन इसमें एक बात की जाती है परसिस्टेंस की, यानी व्हेन द 100 टाइगर वाज हार्ड टू फाइंड, यानी जब 100वां टाइगर भी मिलना मुश्किल हो गया तो तब उसने क्या किया, तो 100वां टाइगर भी मिलना जब उसके वो हो गया तो तब उसने क्या किया, ठीक है। तो उस चीज़ में हम यहाँ पर उसका जिक्र करते हैं, यानी एक इसमें जो यानी परसिस्टेंस जो है, यानी बिल्कुल अटल अटल होना। तो व्हेन द 100 टाइगर वाज हार्ड टू फाइंड, जब 100वां टाइगर मिला ही नहीं, अब क्या होगा क्या होगा, तो ऐसी स्थिति को जो है इवन डबलिंग लैंड, उसने टैक्स को भी दोगुल, अब हमें गुस्सा तो दिखाना था, जनता पर जो टैक्स लगा रखा था उसको, लैंड टैक्स जो था ज़मीन का, वो डबल कर दिया। अपना फ्रस्ट्रेशन में था कि कहाँ मिले क्या मिले, तो इसीलिए दीवान जो था उसका मंत्री, उसने किसी तरह से चिड़ियाघर से एक टाइगर का अरेंज करने के बाद उसके लिए हाजिर किया। उसे लगा कि ये मैंने मार दिया, लेकिन असल में उसने मारा था एक खिलौने के रूप में, यानी एक उसने जो है आखिर उसकी जान ले ली। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से एक पर्यावरण के खिलाफ अगर जाओगे तो वह भी अपना बदला लेती है। तो थैंक यू, ये सारी चीज़ें हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है, ये इसी का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पर हल दे रखा है। देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइस बिटवीन ओवरलॉर्ड्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ए सिटीजन्स विद ए सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। तो कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जहाँ पर जो है हमारा रोल जो है एक प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत
के लिए और सिटीजन विद सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, यानी कभी-कभी जो है यानी अपने नेशन यानी अपने राष्ट्र के प्रति स्वामी भक्ति यानी लॉयल्टी विश्वसनीयता के प्रति भी हमारा होता है। तो इसमें इनेमी जो डॉक्टर है वह उसका पेशा और उसका राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या उसको निभाने के लिए वो ऐसे-ऐसे मूवमेंट आए उसके बारे में ज़िक्र करना है। तो इसको आप लिख लें, तो किस प्रकार से उसने दोनों चीज़ें निभाई, यानी जनरल को उसके बारे में भी बताया कि किस तरह से वो जो है एक कैदी जो भाग के आया है, ठीक है, और किस प्रकार से उसने उसे बचाया, किस प्रकार से उसे मारने के लिए जनरल को भी बताया, ये बताया, उसकी रक्षा भी की, अपने डॉक्टर पेशे की भी रक्षा की, प्लस देश के प्रति भी अपनी जो वो होती है, फर्ज होता है, ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है, उस दोनों को निभाया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इसीलिए मैंने जहाँ तक कोशिश की है, एज फार एज आई ट्राइड, ठीक है, टू कंक्लूड, यानी इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैंने कम से कम समय की कोशिश की है, 2 पार्ट में से समेटने की कोशिश की है, फिर भी आप देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप इसका लाभ लें। थैंक यू वेरी मच अगेन।